लेक्राइमल ग्लैंड्स, ठीक है। लेक्राइमल ग्लैंड, ये जो बीच का डिमार्केशन लाइन है ना, ये दिस वन, दिस इज द, यहाँ पर वो लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपेरियरिस मसल का फेसिया रहता है, जो इसको डिवाइड करता है लेक्राइमल ग्लैंड को टू पार्ट्स में, सुपीरियर ऑर्बिटल पार्ट एंड दिस इज पाल्पेब्रल पार्ट, ठीक है। और ये पीछे से यहाँ से दोनों जॉइंट रहते हैं, ठीक है। और ये जो लेक्राइमल ग्लैंड है, यहाँ से 10 to 12 जो लेक्राइमल ये डक्ट्स निकलते हैं, ये थ्रू एंड थ्रू पाल्पेब्रल पार्ट को क्रॉस करके निकलता है, ठीक है। और ये फॉर्निक्स में ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ से टीयर सिक्रेट होकर के यहाँ पर आया, इसको क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवल सैक या कंजक्टाइवल लैक, लाइक अ पॉन्ड। समझ में आ रहा है? देन दिस इज द मीडियल कैंथस। ये मीडियल कैंथस से दोनों का डिस्टेंस होता है, दिस इज अपर पंक्टा, दिस इज लोअर पंक्टा। इट इज अबाउट 6 millimeter अवे from the medial canthus and this one is 6.5 millimeter away from the medial canthus, okay। and ये जो लेक्राइमल पंक्टा होता है, लेक्राइमल कैनाल, किसको क्या बोलते हैं, लेक्राइमल कैनालिकुलाई। तो लेक्राइमल कैनालिकुलाई इज नॉट ए स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ये एंगुलेटेड रहता है। दिस इज द वर्टिकल पार्ट एंड दिस वन इज द हॉरिजेंटल पार्ट। ये दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है, वहां पर थोड़ा सा एम्पुलेटेड पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एम्पुला, या जहां से 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इसका लेंथ होता है 2 millimeter वर्टिकल पार्ट एंड हॉरिजेंटल पार्ट इज 8 millimeter। टोटल लेंथ इज 10 millimeter, है ना। फिर क्या होता है, ये दोनों अपर कैनालिकुलाई और लोअर कैनालिकुलाई, या तो इन लोग दोनों सेपरेट यहाँ पर ओपन होते हैं, कहाँ पर, मेसोलेक्राइमल ग्लैंड में, या फिर सेपरेट ना ओपन होकर के क्या करते हैं, दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं, देन कॉमन कैनालिकुलाई बनाते हैं, और ये यहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पर, फंडस ऑफ द लेक्राइमल सैक। अब लेक्राइमल सैक का कितना पार्ट होता है, दिस, ये जो जहां से ओपन होता है उसके अपर पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडस। एंड ये जहां से ओपन हुआ है वहां से ये जो लेक्राइमल, नेजोलेक्राइमल डक्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं बॉडी ऑफ द लेक्राइमल ग्लैंड। देन नेजोलेक्राइमल डक्ट, यहाँ से ये जो नेरो पार्ट जहां से शुरू हो रहा है, ये दिस इज नेजोलेक्राइमल डक्ट। नेजोलेक्राइमल डक्ट्स का भी 2 पार्ट्स होता है, इंट्रोसियस पार्ट एंड मिएटल पार्ट, ठीक है। मतलब वो थ्रू एंड थ्रू बोन के थ्रू पार होता है, ठीक है। फिर ये जो नोज का पार्ट है, दिस इज द सुपीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट एंड इंफीरियर टर्बिनेट। ईएनटी में पढ़ा है टर्बिनेट्स। एंड यहाँ पर जो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड मिएटस। दिस इज सुपीरियर मिएटस, मिडिल मिएटस एंड इंफीरियर मिएटस, ठीक है। तो ये जो ओपन होता है, ये कहाँ पर होता है, इंफीरियर मिएटस में, ठीक है। और जब हम सर्जरी करते हैं, डेक्रियोस DCR बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो मिडिल मिएटस होता है, ये जो जहां पर इथमोइडल बोन होता है और ये मिएटस का पार्ट है, तो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होता है, ये लेक्राइमल फोसा है ना, ये जहां लेक्राइमल सैक रेस्ट करता है, तो यहाँ पर क्या एंट्री करते हैं, ये दोनों के बीच में एंट्री कर देते हैं, एक अलग पाथवे बना देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेक्रियोसिस्टो राइनोस्टोमी। आप समझ में आया, क्लियर हुआ? तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, डेक्रियोसिस्टाइटिस। तो व्हाट इज डेक्रियोसिस्टाइटिस? Dacryocystitis is the inflammation of lacrimal sac. It may be 2 types, है ना, in congenital dacryocystitis and adult dacryocystitis. Adult dacryocystitis को again divided into 2 parts, acute dacryocystitis and
क्रोनिक ड्यूक्सियोसिस्टाइटिस। ये समझ में आ गया? तो अभी मैं जो भी बोलूंगी तो तुम लोग को इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना है, ठीक है? इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रख के पढ़ोगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा, और नहीं ये स्ट्रक्चर आउट ऑफ हो जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, यहाँ पर पंक्ता देख लो सब लोग। पंक्ता दिख रहा है सबको? नॉर्मल आई में पंक्ता देखोगे तो कहाँ से दिखेगा? लोअर लिड को रिट्रैक्ट करोगे, टॉर्च लाइट डालोगे तो यहाँ पर तुमको पंक्ता दिखाई देगा, ठीक है? अगर यहाँ पर पंक्टल स्टेनोसिस हो गया या मे बी फॉरेन बॉडी ऑक्लूडेड एट द लेवल ऑफ पंक्टा, देन देयर इज वाटरिंग। ये कैनालिकुलाई का बता दिया मैंने, 2 मिलीमीटर, ये सब तो अभी बताया है ना सब। ये डायग्राम को देखो, तो ड्रेनेज कैसे होता है? टीयर यहां से सिक्रीट हुआ, ये कंजक्टाइवल सेक में आया, अपर कैनालिकुलाई एंड लोअर कैनालिकुलाई पंक्टा के थ्रू ये कहाँ आया? लेक्राइमल सेक में आया। 90% आर ड्रेन थ्रू द ग्रेविटी एंड लोअर पंक्टा। फिर ये लेक्राइमल सैक से नेजोलेक्राइमल डक्ट के थ्रू इंफीरियर मेटस, नेजोफेरिक्स, देन जनरल सर्कुलेशन उधर चला जाएगा, ठीक है? ये एनाटॉमी में हमको जाना नहीं है अभी। हाँ, मुझे ये बताओ, व्हाट इज वाटरिंग? वाटरिंग, सिरिंजिंग नहीं, वाटरिंग। Excessive tearing is called watering. And what is epiphora? Yes, in case of epiphora there is no excessive watering. There is epiphora is also causes watering, but due to obstruction in the drainage pathway. Both are different things. Watering is due to excessive secretion and the epiphora is due to blockage of the drainage pathway causes watering, that is called epiphora. फिर causes of watering, ये सब हमको अभी नहीं जाना है, ये तो पता है तुम लोग को। हमारा मेन टॉपिक है, हाँ, रोप्लास टेस्ट, ये बताओ, ये पता है सबको? नहीं? उस दिन ओपीडी में कौन गया था, किसको समझाई थी? नहीं, कोई टेस्ट नहीं है। नहीं नहीं हुआ। रोप्लास टेस्ट का क्या, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? हाँ, बोलो बोलो। लिखा हुआ है वहां पर मैं कंफ्यूज करने के लिए ही बोल रही थी, अगर तुम लोग आईक्यू लगाओगे तो देख लोगे करके। समझ में आ गया है? तो अगर कोई पूछे रोप्लास तो फुल फॉर्म बता पाओगे? ओके। इसको आल्सो कॉल्ड डिजिटल palpation of the lacrimal sac, just pressing the with the help of index finger over the lacrimal sac. If there is regurgitation of either mucopurulent mucus or purulent or mucopurulent fluid are coming out through the puncta, then it is called positive. And if there is no regurgitation of any kind of fluid or material, that is called negative test. Okay. Positive कब होगा? ब्लॉकेज है पर पॉजिटिव नहीं हो सकता। इन विच कंडीशन? जैसे इंसिस्टेड म्यूकोसील, पायोसील है, तो उसमें क्या होता है, जो कॉमन, जहां पर ये कॉमन कैनालिकुलाई ओपन होता है सेक में,
वो जगह भी जहां पर वॉल्व होता है, वॉल्व ऑफ रोजेनमुलर, ठीक है, वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो उसमें क्या है, तुम्हें फ्लक्चुएशन फील होगा जब पाल्पेट करोगे सैक के ऊपर। तो दैट इज सॉफ्ट सॉफ्ट डिप्रेशन, और वहां पर तुमको ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द ओपनिंग ऑफ कॉमन कैनालिकुलाई देयर इज नो रिगर्जिटेशन। अब फिर इसको बोलते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे अगर ट्यूमर है वहां पर, लेक्राइमल ग्लैंड का ट्यूमर है या फिर कोई कैलकुलस फॉर्मेशन है, तब तुमको हार्ड फील होगा। ओनली फ्लूइड है या डिस्चार्ज है तो सिस्टिक फील होगा, ठीक है। और फिर ये बाद में जब क्रोनिक स्टेज में आएगा तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो जैसे एक्यूट स्टेज में क्या होता है, थिनिंग ऑफ द वॉल, ये क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है। फिर वहां पर क्या बन जाता है, फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाता है। तो थ्रू फिस्टुला जो भी इंट्राकुलर पस है वो आउट हो जाता है, ठीक है। तो डेक्रियोसिस्टाइटिस जैसे मैंने पहले बताया था, कंजेनाइटल डेक्रियोसिस्टाइटिस एंड एडल्ट डेक्रियोसिस्टाइटिस, two types, and adult is again divided into two groups, acute and chronic, है ना। then congenital डेक्रियोसिस्टाइटिस, इसको और क्या बोला जाता है, डेक्रियोसिस्टाइटिस नियोनेटोरम। एक नियोनेटोरम ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम भी होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो कंजक्टिवाइटिस में होता है, कंजक्टिवल इन्फेक्शन ड्यू टू गोनोकोकल इन्फेक्शन, है ना। अब यहाँ पर तुम्हारा ये पॉइंट है, क्लिनिकल फीचर्स में हमको क्या मिलेगा, एपिफोरा एंड रिगर्जिटेशन इस टेस्ट इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। एंड एपिफोरा समझ गए यहाँ पर, यूजुअली डेवलप आफ्टर द 7 days ऑफ बर्थ, है ना, एंड फॉलोड बाय द म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज। बच्चा है अगर न्यू बॉर्न है और अगर उसकी मदर आके कंप्लेन कर रही है कि वाटरिंग हो रहा है, तो वो इट मे बी फर्स्ट सस्पेक्ट होगा हमारा कंजेनाइटल डेक्रियोसिस्टाइटिस। और अगर डिस्चार्ज में भी म्यूकोपुरुलेंट है या कंजक्टिवल कंजेशन भी है, देन डायग्नोसिस इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, ठीक है। इसमें तुमको स्वेलिंग मिलेगा लेक्राइमल सेक एरिया में, ठीक है। और अगर इनिशियली इसको ट्रीट नहीं किया गया, तो ट्रीट नहीं करने से अगर organism is less virulent, then it proceed to the chronic iridocyclitis. और अगर organism is highly virulent, then it causes acute exacerbation of डेक्रियोसिस्टाइटिस, ठीक है। फिर इसमें क्या करोगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कंजेनाइटल डेक्रियोसिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट क्या करोगे, कंजेनाइटल डेक्रियोसिस्टाइटिस ट्रीटमेंट, तुम तो पढ़ रहे हो कुछ, मैंने तो इसीलिए पूछा तुमको कि तुम पढ़ रहे हो तो तुमको ज्यादा मालूम होगा। ये ट्रीटमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एज, पेशेंट अपने पास कौन सी एज में आ रहा है। अगर छोटा सा बच्चा है 2 महीने 3 महीने का है, वो अपने पास आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स देंगे और क्या करेंगे, मसाज ओवर द सेक एरिया, दिस इज द नॉर्मल ट्रीटमेंट। अगर आफ्टर 3 months to 4 months है, तब भी हम वो एंटीबायोटिक्स ही देंगे और ये मसाज करने को बोलेंगे, जिससे अगर मेम्ब्रेनस फोल्ड जो रहता है नेज़ोलेक्राइमल डक्ट, बार बार मसाज करने से क्या है, प्रेशर होने से वो ओपन हो जाता है, ठीक है। कई बार नहीं ओपन हुआ तो वहां पर हम क्या करते हैं, सिरिंजिंग करते हैं, ठीक है। तो बच्चा तो ऐसे ही सिरिंजिंग कराएगा नहीं, उसको जनरल में करना पड़ेगा। सिरिंजिंग करने के बाद क्या है, एक और स्टेप है प्रोबिंग। प्रोबिंग, इस प्रोब का नाम है बोमेन्स प्रोब, ठीक है। तो 3 to 4 months की एज ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, प्रोबिंग करेंगे। प्रोबिंग भी उसके लिए भी जीए देना पड़ेगा बच्चे को, ऐसा नॉर्मली नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद अगर प्रोबिंग इज नॉट सक्सेसफुल, देन क्या करते हैं,
इंटूबेशन विथ सिलिकॉन ट्यूब। और अगर लेट स्टेज में आ रहा है बच्चा अपने पास, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द सेक वी प्लान, अगर सेक इज हेल्दी देन वी प्लान डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी, और अगर सेक इज एट्रोफिक है, कुछ प्रॉब्लम है, उसमें फिस्टुला फॉर्म हो जाए, या कि बच्चे का हेल्थ अच्छा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, डेक्रियोसिस्टेक्टोमी करते हैं, मतलब पूरा सेक को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कंजेनाइटल का? मैं पूछूंगी आंसर फिर। अब कहां पहुंच गए, क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस। व्हाट इज क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस? पढ़ के ही बोलो। नहीं, तो शॉर्ट एंड स्वीट्स में बोलो ना, कैसे बोलोगे? एक मतलब वर्ड्स को एक अच्छे से सजा के बोलो। यस, जैसे डेक्रियोसिस्टाइटिस है, हाँ, पहले इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म इज लेस विरुलेंट, ठीक है, एंड जो ह्यूमन का जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर इज स्ट्रांग, तो वो क्या एक्यूट एक्सरबेशन में नहीं पहुंचता है, तो वो क्या है, रूडिमेंट्री स्टेज में रहता है, और जब फिर बाद में, तो ये मतलब एवरी सिम्टम इज स्लो एंड स्लजिस। तो ये क्या ग्रेजुअली धीरे धीरे तुम्हारा क्या होता है, ड्रेनेज पाथवे जो है ऑब्स्ट्रक्ट होता जाता है, क्योंकि हल्का सा इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा तो स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग होगा तो जब जैसे ये ट्यूब है, इसका अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो इसका ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, तो ल्यूमेन छोटा हो जाएगा तो इसमें टीयर कम पास होगा ना, और अगर ल्यूमेन ज्यादा है तो ज्यादा फ्लूइड पास होगा, और उसमें प्रेशर भी पड़ेगा अगर ल्यूमेन छोटा हो गया तो। ठीक है, तो इसको इसमें ड्यूरेशन मोर रहता है, इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इज लेस विरुलेंट, एंड इसमें इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहता है। अगर इम्यूनिटी पावर ज्यादा नहीं है तो ये फिर क्रोनिक से फिर एक्यूट एक्सरबेशन में पहुंच जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस, है ना। इसका 4 स्टेजेस होता है। पहला क्या स्टेज होता है, स्टेज ऑफ क्रोनिक कैटरल डेक्रियोसिस्टाइटिस। इसमें क्या हल्का सा पहले स्टेसिस शुरू होता है, ड्रेनेज का, मतलब टीयर पूरा ड्रेनेज नहीं हो रहा है, सम पार्ट ऑफ टीयर इज ड्रेनेज एंड सम पार्ट इज ओवरफ्लोइंग थ्रू द लीड। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जब इन्फ्लेमेशन ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर ये जो कॉमन कैनाल सुपीरियर कैनालिकुलाई एंड इंफीरियर कैनालिकुलाई जो ओपन होता है, कॉमन कैनालिकुलाई लेक्राइमल सैक में, वो पाथ नेरो हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पर क्या है, अभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, फर्स्ट में ओनली इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन है तो यहाँ पर ओनली तुमको म्यूकस फ्लूइड मिलेगा। तो जब सैक एरिया को तुम रोप्लास टेस्ट करोगे, प्रेशर लगाओगे, तो ओनली म्यूकस डिस्चार्ज इज कमिंग आउट थ्रू द पंक्टम, ठीक है, और वहां पर प्रेस करोगे तो तुमको इंसिस्टेड सिस्टिक फीलिंग आएगी, ठीक है। देन अगर इसके बाद अब सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तब ये सेकेंड स्टेज में आएगा, दिस स्टेज इज कॉल्ड एक्यूट सुपरेटिव डेक्रियोसिस्टाइटिस। इस कंडीशन में क्या है, तुमको रिगर्जिटेशन पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिलेगा। अगर जो कॉमन कैनालिकुलाई का ओपनिंग है वो नेरो हो गया या इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लॉक हो गया है, तो तुमको इसमें रिगर्जिटेशन टेस्ट नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। और इसको प्रेशर दोगे तो यहाँ पर सिस्टिक फीलिंग आएगी, ठीक है। और इस स्टेज को एक और दूसरा नाम है इसका, क्या है, क्रोनिक सुपरेटिव डेक्रियोसिस्टाइटिस इज आल्सो कॉल्ड पायोसिल, समझ रहे, ड्यू टू ये म्यूकोसिल है, यहाँ पर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से ये जो डिस्चार्ज है पस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दिस सैक इज फिल्ड विथ पस,
दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पायोसिल। देन उसके बाद तब जब तुम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट वगैरह दोगे, इसको ट्रीटमेंट NSAID ट्रीटमेंट चालू करोगे, तो ये धीरे धीरे ट्रीट होता जाएगा। जब ये पोस्ट डिस्चार्ज होता जाएगा, फिर ये क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाएगा, तो सेक का एरिया जो है, सेक जो है फाइब्रोज्ड हो जाएगा उसका वॉल, ठीक है, फाइब्रोज्ड हो जाएगा एंड संकन हो जाएगा। तो दिस इज इट्स कैपेसिटी इज लेस। अब इसका कॉम्प्लिकेशंस, क्रोनिक डिक्रोसिस्टाइटिस का क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है बोलो? डायबिटीज है बहुत दिन से, तो उसको एक्यूट कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है, और डेक्रियोसिस्टाइटिस होने से एंगुलर कंजक्टिवाइटिस भी होता है। और सेकेंड कॉज क्या हो सकता है? एक्ट्रोपियन ऑफ द लोअर लिड। ये क्यों होगा? क्योंकि ड्यू टू एक्सेसिव वाटरिंग, क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस की वजह से इधर तो ड्रेनेज हो नहीं रहा है ना लेक्राइमल पाथवे से, तो बहुत सारा तुम्हारा लोअर लिड से ही नीचे ड्रेन करेगा, ट्रिकल आउट ओवर द चीक। तो उसकी वजह से क्या है, ये जो लोअर लिड का स्किन है, सराउंडिंग द लोअर लिड स्किन, यहाँ पर मैसरेशन होगा और एक्जिमा फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड वाटरिंग केस में। उसके बाद थर्ड क्या होगा? अगर पेशेंट को क्रोनिक डिक्रियोसिस्टाइटिस है, कहीं से इंजुरी हुआ है, मान लो कि बच्चे ने हाथ लगा लिया या कुछ काम करते हुए किसी चीज से इंजुरी हो गया, कई बार ऐसा टॉवल झटकते हैं ना इस तरह से, तो टॉवल का मार्जिन है उससे भी लगता है, तो भी इंजुरी होने का चांसेस है। तो अगर उसमें एपीएम कॉर्नियल एब्रेशन हुआ है, तो ये जो डेक्रियोसैक में जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म है, स्टेफाइलोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल, निमोकोकल, वो इन लोग अफेक्ट करेंगे कॉर्निया को। तो अगर कॉर्नियल एब्रेशन नहीं है तो कॉर्नियल अल्सर नहीं होगा, पर अगर एब्रेशन है तो दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोर विरुलेंट एंड कॉज कॉर्नियल अल्सर। तो कॉर्नियल अल्सर होगा, और कॉर्नियल अल्सर होने के बाद ये प्रोसीड कर जाएगा हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर। हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर क्या होता है? व्हेन देयर इज pus in the anterior chamber, this is called hypopion corneal ulcer. It may be sterile and unsterile, both types of। अगर इनिशियल स्टेज में है, तो इनिशियल स्टेज में तो क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन ऑफ द मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, तो वो जो सेल्स है शेडिंग होकर के क्या है, उसका जो टिश्यूज होता है वो एब्जॉर्ब होकर के टिश्यू जो है सेटल्ड हो जाता है एंटीरियर चेंबर में, और वो अपने को ड्यू टू अदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स दे आर सेटल्ड इन द एंटीरियर चेंबर, दैट इज कॉल्ड स्टेराइल हाइपोपियन। पर अगर इस केस में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब वो स्टेराइल नहीं रहेगा, तो उसको इन्फेक्टेड हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर तुम कैटरेक्ट सर्जरी या ग्लाकोमा सर्जरी कुछ भी प्लान कर रहे हो, इंट्राओकुलर सर्जरी कर रहे हो, एंड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस, तुमने सेक को अवॉइड कर दिया, इसीलिए हमेशा कैटरेक्ट सर्जरी करने के पहले हम क्या करते हैं? टू असेस द सेक, आइदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम डेक्रियोसिस्टाइटिस और नॉट। अगर है तो पहले हम क्या करेंगे? सेक जो इन्फेक्शन है उसको पहले ट्रीट करेंगे, देन सेकेंडली वी प्रोसीड टू द कैटरेक्ट सर्जरी और ग्लाकोमा सर्जरी। अगर मान लो पेशेंट को सेक इन्फेक्शन है, डेक्रियोसिस्टाइटिस, और ऑपरेशन कर दिया, तो उसको क्या हो जाएगा? पेशेंट ये अर्ली ही इन्फेक्शन यहाँ से तुम्हारा सैक एरिया से इंट्राओकुलर में चला जाएगा, अफेक्ट करेगा, और ये कॉज करेगा, उसको बोलते हैं एंड ऑप्थेल्माइटिस। एंड ऑप्थेल्माइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द आईबॉल, और अगर और इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इज मोर विरुलेंट, देन इट कॉजेस पैनऑप्थेल्माइटिस। पैनऑप्थेल्माइटिस करेगा, पैनऑप्थेल्माइटिस मीन्स इन्फेक्शन ऑफ द होल आईबॉल, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया।
इसलिए कैटरेक्ट सर्जरी करने के पहले तुमको सेक पेटेंट है या ना नॉट, यार पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेक्रियोसिस्टाइटिस और नॉट, वो असेस करना जरूरी है, ठीक है। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे? पहला तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे, अगर इनिशियल स्टेज में आया पेशेंट तो उसमें क्या करेंगे, 2 ml सिरिंज में तुम नॉर्मल सलाइन लोगे, उसमें एंटीबायोटिक लोगे, फ्रीक्वेंट वॉश आउट द सेक विथ सिरिंजिंग, ठीक है। तो सिरिंजिंग करते जाओगे, क्या जो भी इंट्राऑकुलर जो सेक में फ्लूइड है या डिस्चार्ज है वो वॉश आउट हो जाएगा, ठीक है। और तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा ट्रीटमेंट क्या, कि अगर इन्फेक्शन सबसाइड हो गया है, अब जैसे अब कोई पस नहीं आ रहा है, डिस्चार्ज नहीं आ रहा है, ओनली वाटरिंग इज देयर, मतलब इन्फेक्शन तुमने एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे करके कंट्रोल कर लिया, ठीक है, रिपीटेड सिरिंजिंग से, तब तुम जाओगे नेक्स्ट स्टेप में डीसीआर। डीसीआर इज द डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी, जैसे मैंने शुरू में बताया था तुमको, मिडिल मिएटस से और लेक्राइमल सेक के बीच में एक ओपनिंग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी। पर हम सभी केसेस में डीसीआर नहीं कर सकते, जिस पेशेंट में हम डीसीआर नहीं कर सकते उसमें क्या करते हैं, डीसीटी। देख देख के तो बोलना है तुम लोग को, फिर भी आंसर नहीं कर रहे हैं। तो देखो अब इंडिकेशन क्या है डीसीटी का, पहला बोलो। हाँ, और सेकेंड, जैसे अभी मैंने पहले बताया था फाइब्रोज्ड सेक या संकन सेक है, तब डीसीटी, उसमें डीसीआर करते ही नहीं बनेगा, तो उसमें डीसीटी, अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ये दिस ग्रेनुलोमेटस डिजीज लाइक टीबी, सिफिलिस, लेप्रोसी एंड माइकोटिक इन्फेक्शन, तब भी हम डीसीटी ही करेंगे। फिर अगर ट्यूमर है, ट्यूमर ऑफ द लेक्राइमल सेक, तब डीसीटी करेंगे। या फिर एट्रोफिक राइनाइटिस, if patient is suffering from atrophic rhinitis, in this case or other nasal diseases we also choose the DCT, ठीक है। फिर फोर्थ ट्रीटमेंट क्या होता है, कंजक्टाइवो डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी। इसमें क्या करते हैं, अगर कैनालिकुलर भी ब्लॉक है तब इसमें क्या करते हैं, एक ट्यूब लगाते हैं जो कंजक्टाइवा से लेकर के सेक में ओपन होता है, लेक्राइमल सेक, तो इसको बोलते हैं कंजक्टाइवो डेक्रियोसिस्टोराइनोस्टोमी, ठीक है। अब एक्यूट डेक्रियोसिस्टाइटिस आ गया। हर कंडीशन में क्या होता है, दूसरे डिजीज में पहले एक्यूट होता है देन क्रोनिक होता है, यहाँ पर उल्टा होता है। जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन बहुत दिन से है, पर अगर कभी पेशेंट का इम्यूनिटी कम हुआ एंड organisms virulent is highly virulent organism is affected like gonococcal, हाँ, तो इस कंडीशन में क्या होता है, acute डेक्रियोसिस्टाइटिस होता है, this is called acute डेक्रियोसिस्टाइटिस, है ना। acute inflammation of the lacrimal sac due to acute exacerbation of the chronic dechriocystitis and patient is having the painful swelling in the lacrimal sac area। इसमें पेशेंट आएगा तो तुमको कैसा दिखेगा, सेक एरिया में स्वेलिंग रहेगा, रेडनेस रहेगा, टेंडर रहेगा। व्हाट इज टेंडरनेस, अगर टच करोगे तो पेनफुल होगा, ठीक है। और समटाइम्स देयर इज फर्स्ट पॉइंट इज पॉइंटिंग ओवर द स्किन, है ना। इसका भी स्टेज होता है, इसका 3 स्टेज होता है। स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, यहाँ पर वही इन्फ्लामेशन होगा, रेडनेस होगा, पेनफुल होगा एंड सेक एरिया इज स्वोलन एंड सराउंडिंग एरिया इज आल्सो स्वोलन। फिर और इस स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस में तुमको डिस्चार्ज मिलेगा, ठीक है। देन स्टेज ऑफ लेक्राइमल एब्सेस, इसमें क्या होगा, जो भी फ्लूइड लेक्राइमल सेक के अंदर है इंट्रा कंटेंट्स, तो उसमें क्या है, सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पर पस फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और
पस फॉर्मेशन होने की वजह से वो और टेंस और हार्ड हो जाएगा एंड पेन इज सीवियर, ठीक है। एंड समटाइम्स देयर इज येलोइश कलर ऑफ pus point is also present and it is present below the जो medial palpebral ligament होता है जो सेक को क्रॉस करता है उसके नीचे में आता है स्किन साइड में, ठीक है। और जब ये उसका कैपेसिटी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एंड स्किन इज थिन आउट, तो ये जो पस पॉइंटिंग रहता है वो क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट हो जाता है तो क्या है, पेन रिलीफ हो जाता है पेशेंट का। पेशेंट इज पेन इज रिलीफ एंड द पस प्रेजेंट इन द लेक्राइमल सेक एरिया इज कम्स आउट। तो उसको आप क्लीन करोगे, और अगर पेशेंट ब्रस्ट नहीं हुआ है और पेशेंट तुम्हारे पास आ रहा है तो तुम क्या करोगे, वहां पर इंसिजन एंड ड्रेनेज करोगे, ठीक है, इंसाइज करोगे और स्क्वीज आउट करोगे और टू रिमूव द पस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये एब्सेस फॉर्मेशन वाला स्टेज हो गया, देन ये अगर इस स्टेज में से आगे बढ़ेगा तो वो जो फिस्टुला फॉर्म हो जाएगा अपने से। अगर हमने इंसिजन ड्रेनेज नहीं किया, पेशेंट बाद में आ रहा है ऑटोमेटिकली, वो तो अपना रास्ता बनाएगा ना कहीं से, क्योंकि वहां पर स्पेस कम है और उसको जहां पर वीक पॉइंट मिलेगा वहां से वो बाहर आएगा, जस्ट लाइक ए वॉल्केनो, है ना। तो ये यहाँ से फिस्टुला फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेज, इन विच स्टेज पेशेंट इज कमिंग। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होगा एक्यूट डेक्ट्रोसिस्टाइटिस में, बोलो। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस होगा, देन कॉर्नियल एब्रेशन, देन इट कन्वर्ट इनटू कॉर्नियल अल्सर, उसके बाद लीड एब्सेस होगा। फिर अगर इनर साइड में अगर बोन को अफेक्ट कर रहे हैं तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, जो इथमाइडल बोन होता है और जहां पर लेक्राइमल फोसा होता है, जहां लेक्राइमल सेक रहता है, ठीक है, लेक्राइमल बोन, तो उसका वहां पर ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा। फिर ये ऑर्बिटल साइड का बोन को अफेक्ट करेगा तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होगा, फेशियल सेलुलाइटिस होगा, इथमाइडल साइनस को अफेक्ट करेगा तो एक्यूट इथमाइडाइटिस होगा, एंड sometimes cavernous sinus is also affected और cavernous thrombosis होगा। एंड वेरी रेयरली अगर cavernous sinus से इन्फेक्शन हो गया, हमने ये सब एंड स्टेज, अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, पेशेंट को यूं ही छोड़ दिया था, ठीक है, तो cavernous sinus thrombosis के बाद क्या हो सकता है, पूरा जनरलाइज्ड इन्फेक्शन हो जाएगा होल बॉडी में, दैट कंडीशन इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया। तो अब समझ में आ गया स्टेज बाय स्टेज कैसा हुआ। अब इसका ट्रीटमेंट तो मैंने पहले ही बोलते बोलते ही बता दिया था, है ना, कि सेलुलाइटिस स्टेज में है तो यहाँ पर तुम एंटीबायोटिक्स दोगे, एनाल्जेसिक्स दोगे, लेक्राइमल एब्सेस है तो इंसिजन, और सर्जिकल ट्रीटमेंट लास्ट, है ना, ये ट्रीटमेंट। और अगर फिस्टुला है तो क्या करेंगे, फिस्टुलेक्टोमी करोगे, ठीक है। और फिस्टुलेक्टोमी करने के बाद अगर सेक का कंडीशन देखोगे, अगर सेक डीसीआर करने लायक है तो डीसीआर करोगे, अगर डीसीआर करने लायक नहीं है तो डीसीटी। तो अब समझ में आ गया तो पूरा।